एक राजा निर्बसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुकता से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिसमें ऊपर वाली को बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी 5 नीचे दबी ग्रह पूजा करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता था। सभी बैठे बच्चों को मुख पर फूल चढ़ाने की उतावलीता की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्वंशिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा एक लक्ष्मी सी रानी के चंद्रमा सा सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज को देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था राजा जगपति। जब जगपति से मेरी दत्तकटी दोस्ती थी। दोनों मेडिकल स्कूल में पढ़ने जाते। दोनों एक से घर के थे, इसीलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष साल के गांव में उसकी सगाई हो गई। लोगों ने तमाशा बना दिया। चाहे लड़की वालों को कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़के की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावर तक पढ़ेगी। पर जब जब पहली विदाई की समय हुई गई तब लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मोटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई तो लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी। चाहे कान्ही लूली लंगड़ी, पर वह लड़की अब इस घर में ना आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलैया लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ने जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरिया दूसरों के आंगन में बीतने लगी, पर सास का रोग था उन्हें तो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुक कर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा न किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हारा खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने के आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो जगपति की देखभाल उसे सब पर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया था कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वो गोद में ना खिल पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती थी, अपनापन बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की कनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया, पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री के साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति के रिश्तेदारों की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। वह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर नाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबर पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिनगी बंद
बंध गई। पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियाँ उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा सा छा गया। डाके वालों बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूकों इन ठेल पिलाई लाठियों को मुकाबला नहीं कर पाएंगी। जवानों पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई। दूसरी गोली उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समा कर रह गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियाँ मानती जब यह वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम ने थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वह वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे का अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहाँ से आदमी आते जाते रहते थे, जिस सामान की ज़रूरत होती पहुँचा देते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन का 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते थे। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था, या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों के खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों का सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे में से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक और एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरगिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छम्मा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेराता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक ना मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलतबंदी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह को सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला से अपनी भयातुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाँह पर टप से चंदा का आंसू छू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्तता निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहू कराहू दर्द भरी चीखों और चटखटे शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़े को पक्के आम से दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठा गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करने खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, च च च। रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रसता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक इन्हीं 2 आंखों की करुणा उसे घेरे रही। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चा सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा के हाथ को इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांघ का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा। कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी
तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चाना पड़ता है, उनमें बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयों सो कहीं न कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगवाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा, देखा जाएगा, कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई टकराव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई, उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसों की? तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन को गलाता ही है, मन भी रोई हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गया। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा, और तीसरे रोज जगपति की सिरहा ने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाली की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसीलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा मन में चोर की तरह घुस गई, और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया हो, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया की ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वो रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकलती तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहाँ बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगें फैलाकर लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे
कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोने के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रखा दिया, वह सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई है, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही है। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयंत्र आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनि चंदा, वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तंभ खड़ा था, उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखानों का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे में से एक कराह की आवाज दूर मैदान को छू तक जाकर डूब गई। चंदा वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखों उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवा खाने की ओर। काली पूरी तरह बढ़ गई थी और सामने पड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस काली में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखानों का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। इसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजसता, पीड़ा थी और निर्भरता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी की इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रहती थी, उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मौनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों वहां से चला जाएगा। जगपति सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग के घेरे करते हैं बच्चन सिंह। उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे की क्षण उसका दिल अकात पानी भर से भर गया।
पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही इसे उस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बिंध सकते थे। और तब उनके सामने आदमी के अधिकार के लक्षण दिखाए धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह को राक्षस बना बदल योगी के रूप में घूमने लगा। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलते फिरते लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात का झुक गई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काट कर राजधानी लौटे हो। नुक्कड़ पर ही जामुन सोनार की कोठरी में सो रही थी जिसके तराजदार दरवाजे से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंदला खटिया के कट्टे में कूपी के मध्यम प्रकाश में खसरा तैनाती बिछाए जमान लगाने के मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगली से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए, गुलाम भी आई हैं। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बैरोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुल्लाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पर तुड़वा आएगी? भीतर जाकर लालटेन से लाओ, तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल ना। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया। चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात बढ़ते सन्नाटों में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से क्या आया? और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा ने जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया। पर बिंदु को हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहरे उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष, और उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुल थे। खैल उसे के हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदमी बराबर, और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार के चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उनकी सांसें ठीक जान पड़ी थी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घींघी बंध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाठी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसके जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिका कर बैठ गए। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन की संगीता कुछ गूंज रहा हो। वह उठा और चंदे के मुख पर झुक गया। अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत फूटकर सामने आ बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों में ज्योति मिल गई। वह मुँह सा तकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे का गंभुआर बालों की सी महक, दूध की कचाई गढ़, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नर्म नर्म रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ अभ्यास, नन्हे नन्हे निर्दर्द ऐसे पलक, और उनकी मालूम सी कांटों की तरह बैरनिया और सांस में घूल कर आती हैं। वह आत्मा की निष्कटता आवाज़ की
लय फूल की पोखरी से पतले पतले जेठ उन पर पड़ी आ टूटी। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया। बच्ची डरते डरे उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंदर अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। उसने अपने संयत करता वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो क्या जैसे सांप की सूंघ गया। चंदा के हाथों में दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज करा रही थी। वे दवाइयाँ और ताकत की टॉनिक। उसने तो कहा था कि दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं, मैंने हाथ जोड़कर बेचने के लिए दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने कहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा अस्पताल उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दी और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी कड़कर तुकला। चंदा झूठ बोली, पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आवाज़ तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सिंक का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैरहाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी व्यवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंखों की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत आंधी हो जाएगी और उनको कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उघार कर ढांपेगा? ऐसी और वीडियो देखने के